चलो, so last class we can say we have discussed two things. एक तो आपने expected return निकालना आपने सीखा है, and second is standard deviation in that return. एक है ना काइंड ऑफ एग्जाम्पल है जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा कल वाला और आप वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा. ठीक है, तो लिखना आप लोग मेरे साथ. एग्जाम्पल में कैलकुलेशन ऑफ expected return and risk. ओके, तीन कॉलम में ईयर, डिविडेंड पर शेयर and share price at the end of the year. Share price at the end of the year. So 2008, 2009, 2010, 2011 and 2012. ये डेटा है आपके पास और डिविडेंड पर शेयर इज गिवन 40, 50, 60, 80 and 100, and share price is given 600, 800, 700, 900 and 1000. कौन सा प्रोबेबल डेटा और पास्ट डेटा? हाँ, प्रोबेबल डेटा का समय, पास्ट डेटा का समय ना. आप देखो ध्यान से, दोनों पैटर्न में अपने को ना रिटर्न चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू कैलकुलेट दैट सम. आपको रिटर्न कौन से टर्म में चाहिए? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ये तो क्लियर है, दैट इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा. ये प्रोबेबल डेटा का सम नहीं है. ईयर तो प्लॉट किया हुआ है आपको एक कॉलम में. कितने साल का सम है? एक एक बात बोलो. व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट? वी वांट टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न. वो कैसे आएगा? पिछले जो सालों में परफॉर्म किया होगा उसका एवरेज, और फिर उसमें जो रिस्क है, डेविएशन पॉसिबल है, वो. क्लियर है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये सम कितने साल का डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है इस पर्टिकुलर सम में? 5 साल का. 5 साल का प्रोवाइड किया गया है ना आपको. ऐसे 2008 ईयर है ये, और फिर दूसरा कॉलम क्या चाहिए सो दैट वी कैन स्टार्ट सम दैट रिटर्न. कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ 2008. कैलसी कहां ढूंढ रहे हो? मैं 2008 का रिटर्न कैसे मिलेगा आपको? नहीं, आप स्क्रीन पे देखो. हाउ यू विल कैलकुलेट रिटर्न ऑफ 2008? नहीं मिलेगा. ये आप 2008 का रिटर्न नहीं निकाल पाओगे ना. फॉर दैट वी नीड a data of 2007 which is not available. So eventually prima facie you may feel that that is sum of 5 years, but actually that is sum of 4 years. You will get the return of 2009. 9 का तो मिल जाएगा ना, क्योंकि 9 में अगर एंटर कर रहे हैं तो 2008 का क्लोजिंग वैल्यू क्या है? 600. 600 is your investment. ध्यान देना आप लोग एक बार. Which become 800 at the end of the 2009, and parallelly you have got the dividend of 50 rupees. Then simply you can calculate the return of 2009. 2010 का रिटर्न मिल जाएगा. यस, 2011 का भी मिल जाएगा और 12 का भी मिल जाएगा. ठीक है. इट इज अ सम ऑफ 4 ईयर. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2009, 10, 11 एंड 12. एक बार देखना ध्यान से, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रिटर्न ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर. ओके, चलो ध्यान देना. ईयर और दूसरा है परसेंटेज ऑफ रिटर्न. अब ना ऐसे फॉर्मूला सजा सकते हैं, बट आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे. देखो 2009 में व्हाट इज योर कैपिटल एप्रिसिएशन? तो यहां से ये वाला देखो 200, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 200 प्लस व्हाट यू हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड 50. 40 का फील नहीं आना चाहिए. 40 इज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ 2009. तो 200 is a capital appreciation plus 50 rupees in terms of dividend that you have received. In total we have received 250 return. नहीं छोड़ा आपको आज जल्दी. ओके, 200 प्लस 50, 250 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 600. डन. मल्टीप्लाई बाय 100. बोलो चलो परसेंटेज में रिटर्न.
40 41.67 2010 के लिए 2010 के लिए चलो ध्यान देना. नाउ व्हाट इज द बेस फॉर 2010? 800. अब आपका 800 बेस है तो 2000 यहां से अपने यहां है ना, तो वी हैव स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम 800. 800 से कैपिटल कितना लूज हो गया? 100. तो माइनस 100 प्लस ड्यूरिंग द ईयर वी हैव गॉट डिविडेंड ऑफ 60, तो प्लस 60 डिवाइड बाय क्या करूं मैं? 800. परफेक्ट. 800 मल्टीप्लाई बाय 100. बोलो. -5. कैलकुलेट फॉर 2011. ओके, सो अगेन 2011 के लिए बेस क्या हो जाएगा कि 2010 का एंड कहां पे किया था? तो 700 रुपए पे किया था. 700. 700 से कहां पहुंच गए अपने? 900. तो व्हाट इज योर कैपिटल एप्रिसिएशन? 200. एंड मीनवाइल यू हैव गॉट डिविडेंड ऑफ 80. तो प्लस 80 एंड डिवाइडेड बाय 700. ये किसी को डाउट नहीं हो रहा ना इस कैलकुलेशन में? हम अगले साल का रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेस तो इसी साल का होगा, प्रीवियस ईयर का. दैट इज 700. तो 200 प्लस 80, 280 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100. बोलो परसेंटेज टर्म में 40. ओके, और 2012 के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो 900 से कहां पहुंच गए? 1000. सो व्हाट इज योर एप्रिसिएशन? 100. एंड मीनवाइल यू हैव गॉट द डिविडेंड ऑफ 100 आल्सो. तो 100 प्लस 100, 200 is written in terms of what? Rupees. Base क्या बनेगा? 900. So 900 multiply by 100. बोलो आंसर. 22.22%. तो ये दो कॉलम आ गए ये सारे कैलकुलेशन के बाद. एंड नाउ यू कैन स्टार्ट दैट जर्नी. x बार निकालो पहले. x बार कैसे आएगा? समेशन x डिवाइडेड बाय n, क्योंकि ये पास्ट डेटा का सम है. देन फिर x माइनस x बार स्क्वायर, फिर उस तरीके से जो निकालना है. कैलकुलेट करो चलो फटाफट.
Return is for 24.72 and SD is 18.78. करा है दोनों तुमने? ओके, पहले आपने इसका x बार कैलकुलेट किया होगा, टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज 24.72%. ठीक है, समेशन x डिवाइडेड बाय n स्ट्रेट अवे, फिर वही दो कॉलम x माइनस x बार देन स्क्वायर, फिर उसका समेशन करके डिवाइडेड बाय 4 कर पे आपको क्या मिलेगा, वेरिएंस, एंड देन उसको स्क्वायर रूट में डाल दो, यू विल गेट द एसडी. आ रहा, कोई नहीं आ रहा हो तो बोलो, अदरवाइज अपने इसको आगे बढ़ाते. आ रहा है आंसर? आ रहा, सबका आ रहा है कैलकुलेशन? स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार लिख देता हूं मैं, दैट इज $18.78. ओके, चलो नेक्स्ट लिखना आप लोग, ये कंप्लीटेड है. ठीक है, विद दैट वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट डिस्कशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अब सेकंड हेडिंग देना, मतलब बेसिक पार्ट में फर्स्ट डिस्कशन कंप्लीटेड है, सेकंड हेडिंग देना आप लोगों को. कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए, जो लोग ऑनलाइन भी है उनसे भी. ठीक है, सेकंड हेडिंग देना आप लोग, दैट इवैल्यूएशन ऑफ stock or portfolio on the basis of expected return and standard deviation. मीन्स आप समझो ध्यान से कि अपने पास दो ही डेटा है, एक क्या है रिटर्न और दूसरा है एसडी, और आपको इवैल्यूएट करना है, या तो दो पोर्टफोलियो का फाइट हो रहा है कंपैरिजन, या कोई दो स्टॉक का कंपैरिजन हो रहा है. क्लियर है? एकदम ध्यान देना आप लोग. लेट्स फोकस ऑन स्टॉक. ठीक है, कि स्टॉक है, तो एक स्टॉक ए है और एक स्टॉक बी है. स्टॉक ए एंड बी, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे था, लेट्स एज्यूम 25%, बी का है 30%. और जो रिस्क है, रिस्क मींस अभी तक जो अपने सीखे हैं ना, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. वो इकलौता मेजरर नहीं है रिस्क का. ठीक है, आगे आएंगे बहुत सारे, बट अभी तक जो सीखे वो क्या होगा, एसडी. लेट्स एज्यूम इट इज 8%, और ये है आपका 10%. डन. सो एक क्या है कि एक गिवन सिनारियो है, बायस सिनारियो मींस मान लो कि आप इन्वेस्टर हो एंड यू आर बायस टुवर्ड्स रिटर्न, मतलब मेरे को ना सिर्फ रिटर्न देखना है. क्लियर है? मेरे को रिस्क से कुछ मतलब नहीं है. ये बायस सिनारियो हुआ कि मैं रिस्क देखता ही नहीं हूं, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन रिटर्न. तो अगर मेरे को कोई पूछा जाएगा कि इन दोनों में से बेटर स्टॉक कौन सा है, तो आई विल सिलेक्ट बी, बिकॉज आई एम ओनली लुकिंग एट व्हाट, रिटर्न. ठीक है, मेरे को रिटर्न ही दिखता है. मेरे को बोले रिस्क जो भी हो चलेगा, बट रिटर्न जो हायर दे वो स्टॉक बताओ, तो आंसर इज बी. दूसरा बायस सिनारियो है कि वी शुड ओनली चेक रिस्क. ठीक है, रिटर्न कम आएगा चलेगा, बट हम रिस्क को कम रखते हैं. ठीक है, तो देन यू विल सिलेक्ट व्हाट, स्टॉक ए. जनरली है ना, ये दोनों मैंने क्या बताया, बायस सिनारियो बताया. अब है ना रैशनल, नॉर्मल जो चीजें होती है जहां पे इवैल्यूएशन होता है, वहां पे रिस्क और रिटर्न दोनों को इनकॉर्पोरेट करना होता है.
ठीक है, ऐसा नहीं कि रिटर्न ज्यादा आ रहा है दैट मींस दैट स्टॉक इज सुपर्ब, या रिस्क कम है दैट मींस दैट स्टॉक इज सुपर्ब। यू हैव टू चेक बोथ थिंग, ठीक है, रिस्क भी देखना और पैरेलली क्या देखना है, रिटर्न। जो रैशनल इन्वेस्टर है वो दोनों पॉइंट से जो इन्वेस्टमेंट है उसको इवैल्यूएट करेंगे एंड इवेंचुअली दे विल कंक्लूड कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। अब ये जो चॉइस होता है ना, उसके लिए दो कैलकुलेशन है, एक है सीवी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और दूसरा है शार्प रेशियो। दोनों अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में यूज होते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद सीवी। एक बार ध्यान देना, सीवी क्या करेगा, आई होप ये मैसेज बहुत क्लियर है कि कौन सा स्टॉक बेटर है ना, वो आपके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। आप लेके आ गए, बोले मेरे को रिटर्न ज्यादा वाला स्टॉक बता दो, तो आई विल सजेस्ट ए। आप लेके आए, नहीं नहीं रिस्क देख के बताओ, तो आई विल सजेस्ट बी। बट रियल लाइफ में सिर्फ एक चीज देख के कोई डिसीजन नहीं लेता है, पैरेलली दोनों चीजें देखनी पड़ती है, क्लियर है। तो पैरेलली दोनों चीजें देखने के लिए एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है। आपको कौन सा लग रहा है टाइम भी, इन दोनों में से मैं बोलूं कि स्टॉक ए बेटर है कि बी बेटर है? हाँ, ए बेटर है, बी बेटर है? नहीं नहीं, अच्छा बोला उसने, लॉन्ग टर्म में क्या बी और शॉर्ट टर्म में क्यों? लॉन्ग टर्म में तो 30% मतलब एवरेज आउट मुझे मिलेगा, शॉर्ट टर्म में रिस्क में है, मतलब जितना कम रिस्क होगा उतना मिनिमम रिटर्न मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कॉल अलग अलग हो जाता है। सपोज यू आर हियर टू सिलेक्ट अ पोर्टफोलियो, तो आप ऐसे ऐसे वो आंसर करोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बेटर है और शॉर्ट टर्म के लिए ये बेटर है। यस यस, मान लो ना मैं, आप मान लो ना मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि है ना, आप स्पेकुलेशन कर दो, एफ एंड ओ में पैसा लगा दो, इवेंचुअली यू विल गेट 30% रिटर्न, तो अभी बोलोगे एफ एंड ओ लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है। उसके साथ साथ तो रिस्क भी है ना, आप समझो, रिस्क भी पैरेलली चलेगा। तो ऐसा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नहीं होता है, जो पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म में अच्छा है वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है। जनरली ये ना कोड होता है कि भाई इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म। क्यों ऐसा होता है, उसका बैकग्राउंड रीजन ये है कि व्हेन आई एम कोटिंग, सपोज आप स्टॉक ए नहीं है, ये पोर्टफोलियो ए है, एंड आई एम कोटिंग रिटर्न ऑफ 25% पर एनम, और आपने 25% देख के उसमें एंट्री ले ली, तो क्या मैं ये गारंटी देता हूं कि हर साल 25 मिलेगा? क्या ये गारंटी होता है? नहीं, ये अपने अभी अभी सीख लिए कल से कि इट इज एवरेज आउट रिटर्न। तो इसीलिए बोला जाता है कि पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट करो तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहो। इट माइट बी पॉसिबल फर्स्ट ईयर आपका नेगेटिव रिजल्ट हो, दैट डजंट मीन कि लॉन्ग रन में भी ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्लियर है। तो चॉइस ऑफ पोर्टफोलियो इज नॉट डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म में अच्छा है वो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा ही है, अगर चॉइस की बात करें तो, क्लियर है। बाकी पोर्टफोलियो बनाने के टाइम बहुत सारे और फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो रियल लाइफ कनेक्टेड है, यहाँ बोलने जाएंगे ना तो वही खत्म नहीं होगा, ठीक है। खैर, आपको पूछ रहा था इन दोनों में से कौन सा वाला बेटर लग रहा है। इफ यू हैव गिवन अ चॉइस दैट यू कैन इन्वेस्ट इन ए और बी, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे और क्यों? हाँ तो निकालो ना, कहाँ बी अच्छा है? कैसे, क्या किया? तू यार बहुत हाई फाई बातें कर रहा है। मतलब समझा नहीं मैं, 2 के डेविएशन में 5 मिल रहा है मतलब। सी एक्चुअली ना, हम एक चीज सब लोग एग्री करोगे दैट यू शुड चेक बोथ थिंग्स, ठीक है, रिटर्न भी देखना चाहिए और रिस्क भी देखना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो दोनों मैंने बातें बोल दी ना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड शार्प रेशियो, ये दोनों रेशियोज जो है वो रिस्क और रिटर्न दोनों को कंसीडर करते हैं। पहले ना सीवी से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना आप लोग। सीवी का फॉर्मूला देखना आप लोग एक बार। सीवी है ना आपके उसमें लिखा होगा, बेसिक कंसेप्ट में अपने एसडी मीन और सीवी भी लिखा है, ठीक है, ध्यान देना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्क्रीन गई। ओके, चलो सीवी का फॉर्मूला देखना आप लोग।
that is standard deviation, that is risk. Standard deviation is risk और expected return. ये लोग है ना ऐसे लिखते हैं, मतलब SD अपॉन मीन, मतलब दोनों बात सेम ही है, ठीक है. स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, मीन होता है. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सीवी. ये आपको हेल्प करेगा कोई भी पोर्टफोलियो को रैंक देने के लिए कि इन दोनों में से, या कोई भी स्टॉक को रैंक देने के लिए कि ये जो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से कौन सा ऑप्शन बेटर है. क्लियर है. एक बार मैं दोनों को फॉर्मूला में रखना चाह रहा हूं, देन वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट सीवी. चलो अपने एक स्टॉक ए के लिए निकाले. स्टॉक ए के लिए तो एसडी रिस्क कितना है 8 और रिटर्न कितना है 25, मल्टीप्लाई बाय 100, निकालो तो आंसर. अगेन मल्टीप्लाई बाय 100 होगा तो ऑलवेज आंसर परसेंटेज में ही कोट होगा, दैट इज 32%. और बी एसडी कितना है 10 और रिटर्न कितना है 30, मल्टीप्लाई बाय 100, 33.33%. वी हैव कैलकुलेटेड सीवी. क्लियर है. अब है ना कोई एक बार अगर समझा पाए मुझे कि इन दोनों में से अब बेटर क्या लग रहा है, ए बेटर है कि बी बेटर है? बी बेटर है. एकदम ना ध्यान से आप फॉर्मूला देखोगे ना तो किसी की जरूरत नहीं, आप खुद ही इंटरप्रेट कर पाओगे कि कौन सा वाला बेटर है. आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या रखा है, रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न. रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. ए इज बेटर और बी इज बेटर. ए इज बेटर. क्यों ए बेटर है? मतलब आप देखो ध्यान से, अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो यहाँ पे लेट्स एज्यूम बी में रिटर्न 25 था, लेट्स एज्यूम दैट, और यहाँ पे एसडी 7 है, तो ये तो स्ट्रेट अवे कंपैरिजन है ना. स्ट्रेट अवे आप 30 को एक बार भूल जाओ, 30 को एक बार भूल जाओ, या तो चलो ना ये सब एज इट इज रखते हैं अपने, यहाँ पे 25 कर दूं मैं. अब कौन सा वाला बेटर है? ए. मेरे को इसके लिए सीवी का फॉर्मूला का सपोर्ट चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना. स्ट्रेट अवे यू विल कॉल इट व्हाट, ए इज बेटर, बिकॉज दोनों में 25 मिल रहा है. आपने क्या बोला, ए इज बेटर ना, और एसडी कितना है वहां पे 8 और वहां पे कितना है 10, तो ऑब्वियस चॉइस है ए इज बेटर. बट प्रॉब्लम कब हो जाता है, जब रियल लाइफ सिनारियो है. ये रियल लाइफ सिनारियो है कि रिटर्न बढ़ेगा तो रिस्क भी बढ़ेगा, देन यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला. और उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है सीवी. सीवी आपको ना रैंक करके देगा, और यहाँ पे रैंक में इसका रैंक नंबर 1 आएगा और इसका रैंक क्या आएगा, नंबर 2. बहुत सिंपल है. सीवी एग्जैक्टली क्या कहता है कि आपका जो रिटर्न है क्या वो गारंटीड रिटर्न है? नहीं, वो गारंटीड नहीं. जैसे 25% रिटर्न जो है, इट इज नॉट गारंटीड रिटर्न, इट विल डेविएट. कितने परसेंटेज से डेविएट होगा? 8 से. अब उसी को मैंने परसेंटेज में रख लिया कि आपका रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न, जो 25 में 8% का डेविएशन पॉसिबल है, मींस परसेंटेज वाइज इट इज 32%. मतलब जो 25% रिटर्न है वो डेविएट हो सकता है आपका कितने परसेंटेज से? 8. अब मेरे को ये बोलने में थोड़ा और लग रहा था, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इन व्हाट फॉर्मूला. ठीक है, और आंसर आया कि 32%. सीवी इज 32%. और इन द सेम मैनर आप कमा रहे हो 30, उसके सामने 10% क्या है, रिस्क. तो उसको अगर परसेंटेज टर्म में कोड करना स्टार्ट करें तो 10 डिवाइडेड बाय 30 विच इज 33.33%. क्लियर है. तो सीवी एग्जैक्टली क्या कहता है, एक बार ध्यान देना कि आपका जो रिटर्न है उसमें रिस्क का कंपोनेंट क्या है. क्लियर है. आपके रिटर्न में जो भी आपका रिटर्न है, मान लो 25% रिटर्न है ना, तो सीवी ये कहता है, अगर सीवी आपका 32 है तो कि 25% में 68% आपका सिक्योर्ड है, और जो 32% है ना वो रिस्की कंपोनेंट है. अब ये 32 और 68 किसका? 25 का. क्लियर. एक बार कैलसी करो, एक बार 25 का ये 32, 100 में से 32 हटा दे तो कितना आता है? 68 ना. तो कैलसी में 25 का 68% करो, 17. मतलब 25 में से 17% सिक्योर्ड है, बट 8% ऊपर नीचे होगा ना, उसी चीज को मैं परसेंटेज टर्म में रख रहा हूं. तो ये आंसर जितना कम होगा ना, 8 की जगह 7 होता तो कैलसी में करो, 7 डिवाइडेड बाय 25 करो तो 28 आता. हाँ, मतलब अभी 32 आ रहा था, जब 8% है तब आपका आंसर 32 आ रहा था. मान लो रिटर्न 25 का 25 रख दे, बट एसडी को मैं 7 कर दूं तो 7 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आया? 28%. ये जो सीवी है ना, जितना कम होगा ना उतना उस पोर्टफोलियो का रैंक क्या होगा, बेटर होगा. और ये बहुत सिंपल है कि आपके जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसमें कितना परसेंटेज रिस्की कंपोनेंट है.
तो जितना परसेंटेज का रिस्की कंपोनेंट होगा उतना आपके लिए क्या है, उतना आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। जितना कम रिस्की कंपोनेंट हो ना उतना वो पोर्टफोलियो या स्टॉक क्या है, बेटर है। तो सीवी इज ऑलवेज व्हाट, लोअर इज बेटर। जितना लो होगा उतना वो पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो बेटर रैंक होगा। क्लियर है। तो एक फॉर्मूला लिख रहे हैं अपने सीवी का, एस डी अपॉन एक्स। ये कहां लिखोगे आप, फर्स्ट पेज पे, ठीक है। सीवी इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट यू कैन राइट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लेना आप, स्क्वायर में डाला हुआ है वो, है ना। बहुत ही सिंपल डिस्कशन है। एक बार सुन लो ध्यान से कि आपका रिटर्न कितना है 25%, उसमें डेविएशन कितना पॉसिबल है 8 बेटर है कि 7 बेटर है, 7 बेटर है। तो बस ये जो 8 बोल रहे हैं ना उसी को मैं परसेंटेज में दिखा रहा हूं कि भाई 8 इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 25। जो 8 आपका डेविएशन है ना वो 25% जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसका कितने परसेंटेज है 32। अगर 7 हो जाए तो वो 28 हो जाएगा, 6 हो जाए तो वो और कम हो जाएगा। जितना कम होता जाए सीवी उतना अपने लिए बेटर है। क्लियर है। आप नेक्स्ट लाइन में लिख लेना सीवी लोअर, लिखना सीवी लोअर इज बेटर, लोअर इज बेटर। ओके ये आपने लिखा होगा फर्स्ट पेज पे जहां पे आपने जगह छोड़ी हुई थी। अब आ जाओ वापस से जहां पे आपने हेडिंग डाला था, अपने हेडिंग ये डाला होगा ना आपने, इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो और स्टॉक बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वहां पे लिखना स्टार्ट करना। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना आप लोग, उसके हेडिंग के नेक्स्ट लाइन में, मीनिंग ऑफ सीवी, मीनिंग ऑफ सीवी मीनिंग ऑफ सीवी, उसमें लिखना आप लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस is used to evaluate the performance of portfolio coefficient of variance is used to evaluate the performance of portfolio when only standard deviation and return is available. Only standard deviation and return, return means expected return, is available. सो सीवी का यूज आप समझ लो ध्यान से। आपको ना 4-5 पोर्टफोलियो दिए है और आपको बोला गया है कि कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है। तो अगर दो ही इंफॉर्मेशन है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क, सॉरी रिटर्न, देन यू हैव टू अप्लाई सीवी। और सीवी में जिसका आंसर कम आएगा दैट पोर्टफोलियो विल बी प्रोवाइडेड रैंक 1। क्लियर है। कॉमा करके लिखना कंटिन्यूटी में, इफ रिस्क फ्री रिटर्न इज अवेलेबल, रिस्क फ्री रिटर्न ब्रैकेट में यू कैन राइट आरएफ। If risk-free return is available, bracket में you can write RF, then we will use Sharpe ratio, SHARP, Sharpe ratio for evaluation, ओके एक बार ना शार्प रेशियो का सुन लो ध्यान से। ये अपने सीवी का डिस्कशन हो गया, इसको एक बार साइड कर दे।
ध्यान देना, अब लिखना नहीं आप लोग। सीवी का आपने ए के लिए ये निकाला 8 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 और आपने यहाँ पे बोला 32%, और सीवी फॉर बी दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 33.33%। और रैंक देना हो मुझे इसमें तो आप इसको रैंक 1 दोगे और इसको रैंक 2 दोगे। कंडीशन वही है कि लोअर सीवी इज बेटर। क्लियर है? ओके, शार्प रेशियो का फॉर्मूला देख लो पहले। शार्प रेशियो का फॉर्मूला आपका वो ये है, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस आरएफ होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एसडी लिखते चलो ना यहाँ पे, अब नोटेशन पे नहीं जाते अपने, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट, फिर मैं इंटरप्रिटेशन का बात करता हूं। तो अगर अपने शार्प रेशियो निकालना है ए का, तो ए का रिटर्न कितना था एक्सपेक्टेड 25। लेट्स एज्यूम आरएफ इज अवेलेबल एंड दैट इज 6%। आरएफ चाहिए ही चाहिए, ये डेटा के लिए या ये कैलकुलेशन के लिए आपको आरएफ चाहिए, इसके बिना आप शार्प रेशियो पे जा ही नहीं सकते। मैंने लिखवाया भी वहां पे, ठीक है? CV and if RF is available then you can go for sharp ratio for evaluation purpose. So what is your expected return? 25%. उसमें से RF कितना बोला मैंने? 6 होल डिवाइडेड बाय SD। SD कितना है आपका? 8। पोर्टफोलियो ए या स्टॉक ए का तो 8 ही है, तो चलो बोलो 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8 करो तो कितना रहे? 2.375। ये परसेंटेज में आया आंसर कि एब्सोल्यूट नंबर आया? हाँ, 2.375 इज एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज? हाँ, दैट इज एब्सोल्यूट नंबर। परसेंटेज कट हो गया ना, ऊपर 25 में से 6 गए, 19% डिवाइडेड बाय व्हाट? 8%। परसेंटेज कैंसिल। ठीक है? ओके, बी का शार्प रेशियो अगर निकालना हो मुझे तो वो क्या आएगा आपका? 30% माइनस 10, सॉरी माइनस 6% ना आरएफ, 30 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 10, सो 2.4। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आपका इंट्यूशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू शार्प रेशियो विच स्टॉक इज बेटर, ए और बी? बी। अब फॉर्मूला पे ध्यान दो और फिर आंसर करो। फॉर्मूला पे इंटरप्रिटेशन समझ आ जाएगा। और रीजन बी का? एक्सपेक्टेड तो 30% देख के बोल रहे हैं अपने कि 2.4 को देख के बोल रहे हैं? 2.4 को व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 2.4? एग्जैक्टली, ये दैट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन। ऊपर वाला सीवी अलग था, ये शार्प रेशियो बहुत सिंपल है कि आप अगर 1% रिटर्न लेते हो ना तो उसके कारण कितना, आपको 1% रिस्क लेते हो तो उसके कारण कितना रिटर्न मिलता है। क्लियर है? मीन्स व्हाट? आप देखो ए में, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न? 25। अब ना 25 में से 6% आरएफ है। आप समझो ध्यान से, आप एफडी में लगा देते ना जहां पे जीरो रिस्क है, जीरो रिस्क, स्टिल यू विल अर्न व्हाट? 6%। अब मेरे को स्टॉक ए में लगाने से एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 19 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसके सामने रिस्क भी तो ले रहे हैं। रिस्क क्या है आपका? 8। तो ये तो बहुत यूनिटरी मेथड हो गया ना कि भाई 8% रिस्क लूंगा मैं, देन आई विल गेट 19%। तो यूनिटरी मेथड है। देखो ध्यान से, अगर 8% पे 19% आपको रिटर्न मिल रहा है, आई होप यू आर गेटिंग 19, 25 नहीं मिल रहा है, 6 तो वैसे भी मिलता ना, उसमें रिस्क लेने की कहां जरूरत थी? 6% रिटर्न तो वैसे भी मिलना था आरएफ पे, एक्स्ट्रा वी आर गेटिंग 19% बाय टेकिंग रिस्क ऑफ 8%। तो 1% ही रिस्क लेते हैं तो कितना रिटर्न मिलता है? यूनिटरी मेथड से करो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 19 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज व्हाट? 2.375। तो 2.375 इज व्हाट? कि 1% रिटर्न लेने से आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है? एक्स्ट्रा का मतलब हुआ ओवर एंड अबव आरएफ। आरएफ तो वैसे भी मिलने ही वाला था। और यहाँ पे अगर अपने देखे तो बी में अगर जा रहे हो आप, दैट मींस यू आर गेटिंग 30% रिटर्न। 30 में से 6 तो मिलना ही था, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 24। ये इसलिए मिल रहा है बिकॉज आप रिस्क ले रहे हो, और रिस्क को क्वांटिफाई करके रखा हुआ है, दैट इज व्हाट? 10। तो अगर 10% पे 24 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 1% पे 2.4 मिलेगा। अब मैं आपको चॉइस देता हूं कि 1% रिस्क लेने से
आपको 2.4 मिले तो बेटर है कि 2.375 मिले तो बेटर है? ऑब्वियसली 2.4 मिले तो बेटर है, जितना ज्यादा मिलेगा उतना बेटर है ना। तो सीवी में लोअर इज बेटर और शार्प रेशियो में हायर इज बेटर। इफ यू वांट टू प्रोवाइड रैंक एज पर शार्प रेशियो, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे मेरे को कोई रैंक दे तो ये 1 और ये हो जाएगा 2। सीवी में क्या था, लोअर इज बेटर, शार्प रेशियो में हायर इज बेटर, और दोनों एकदम लॉजिकल है। सीवी है ना एग्जैक्टली इसका इनवर्स है। वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रिस्क डिनोमिनेटर में गया और रिटर्न न्यूमरेटर में गया। हाँ, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं है, आरएफ के ऊपर वाला रिटर्न है ये। और वहां पे क्या था, उल्टा था, वहां पे एसडी रिस्क ऊपर था और रिटर्न डिनोमिनेटर में था। क्लियर है? तो ऑब्वियसली अगर वहां पे आप ये बोल रहे थे लोअर इज बेटर, तो यहाँ पे क्या होगा, हायर इज बेटर। बट ये कैलकुलेशन एक बार साइड करें, वो तो आ ही जाएगा फॉर्मूला से। वो जो अंडरलाइंग मीनिंग है ना सीवी का और शार्प रेशियो का, शार्प रेशियो तो बहुत क्लियर समझ आ रहा होगा कि 1% रिस्क लेने पे कितना रिटर्न मिलेगा, दैट विल बी कोटेड बाय शार्प रेशियो। सीवी क्या था कि आपका रिटर्न 25 है, ठीक है, और रिस्क कितना है 8, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं कि 8% 25% का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है, दैट इज व्हाट 32%। क्लियर है? और वो जितना कम हो उतना बेटर, शार्प रेशियो जितना हायर हो उतना बेटर। डन ना, दोनों समझ में आ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में से बेटर कौन सा है? रीजन है, आप हवा में मत चलाना। रीजन मैं बोल रहा हूं कि इन दो चीजें आपके पास है, सीवी भी है और शार्प रेशियो भी है, तो आप कौन से मॉडल से रैंक करना पसंद करोगे और रीजन? शार्प रेशियो शार्प रहेगा सर, क्योंकि वो अपने को रिटर्न एक तो हटा देंगे अपने, फिर जो एक्चुअल रिस्क बचेगा वो रिटर्न बताता है, इसलिए, और उसमें तो सब इंक्लूड करके बताता है। परफेक्ट है, शार्प रेशियो इज परफेक्ट आंसर। अब देखो ध्यान से, क्या है, जब अपने कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ये दोनों में एक्चुअली ना पैरिटी नहीं है। बिकॉज मेरे को 25% इसलिए नहीं मिला बिकॉज 8% रिस्क लिया मैंने, 6 तो वैसे ही मिलना था। रिस्क फ्री का मतलब क्या, रिस्क के बिना मिल जाएगा ना। तो ये दोनों 8 और 25 जो रख दिया ना, उन दोनों में पैरिटी नहीं है। बेटर पैरिटी यहाँ पे है कि 19% रिटर्न मिला क्योंकि मैंने रिस्क लिया, और रिस्क को क्वांटिफाई करके कितना रखा हुआ 8। तो ये दोनों टर्म्स में ज्यादा पैरिटी है इन कंपेयर टू दिस टू टर्म्स। क्लियर है? तभी आपको ऊपर लिखा है ना कि सिर्फ स्टैंडर्ड एविएशन और रिस्क अवेलेबल हो तो आप सीवी चला दो, ठीक है, बट द मोमेंट यू गेट द डेटा ऑफ आरएफ, तो आप शार्प रेशियो पे ऑटोमेटिक आ जाओ। ये डिस्कशन क्यों है, सुनना ध्यान से। आपको ना डेटा दिया है 5-6 पोर्टफोलियो का और बोला इवैल्यूएट दी और प्रोवाइड दी रैंक टू दी पोर्टफोलियो। क्लियर है? फिर वो कान में आगे बताएंगे नहीं कि सीवी लगाना है कि शार्प रेशियो लगाना है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपने को ये पता चल गया कि शार्प रेशियो इज बेटर, बट शार्प रेशियो में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज व्हाट आरएफ। अगर वो अवेलेबल है तो विल अप्लाई शार्प रेशियो, इवन दो क्वेश्चन साइलेंट हो कि कौन से मेथड से इवैल्यूएशन करना है इन दोनों में से, बट शार्प रेशियो से ही करेंगे बिकॉज वो बेटर टूल है, ठीक है, कंपेयर टू सीवी। बट आरएफ का इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है तो आप शार्प रेशियो में एंटर ही नहीं कर पाओगे। यू हैव टू गो फॉर व्हाट, सीवी। क्लियर है? चलो तो लिखते हैं अभी इसको। लिखना, चलो आप ये एग्जांपल ही लिख लो मेरे साथ। ये स्क्वायर में डाला ना, इतना डेटा लिख लो एग्जांपल करके, स्टॉक, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड एविएशन। ये डेटा लिख लिया, उसके बाद ये स्क्वायर में डाला उतना ही डेटा लिखना, फिर अपने दोनों कैलकुलेशन करते हैं और आंसर्स लिख देते हैं इसमें। इसके नीचे लिखना, ये स्क्वायर में डाला उसके बाद नीचे लिखना आप लोग, केस वन when RF is not available, case 1 when RF is not available। नेक्स्ट लाइन में
Evaluation will be based on CV. Evaluation will be based on CV. Okay, फिर नेक्स्ट लाइन में CV ऑफ स्टॉक ए, ये लिखना अब आप। ये वाला CV ऑफ स्टॉक ए 8/25 multiplied by 100, 32%. And CV of stock B 33.33%। कंटिन्यूटी में आप यहाँ पे लिख लो, ये दोनों अगर आपने लिख लिया हो तो लिखना रैंक 1 दैट इज गिवन टू ए को देंगे ना अपने सीवी के हिसाब से। रैंक 1 किसको देंगे? ए को। और रैंक 2 दैट विल बी गिवन टू बी। ये किसके हिसाब से चल रहा है? सीवी के हिसाब से। डन। और ब्रैकेट में अपने ऐसा लिख सकते हैं लोअर सीवी इज बेटर, लोअर सीवी इज बेटर, सो दैट आपको एग्जांपल के साथ कंटिन्यूटी में याद रहे। जितना सीवी लोअर होगा वो बेटर है। केस 2, when RF is equal to 6% is given, when RF is equal to 6% is given, evaluation, next line में evaluation will be based on Sharpe ratio. Sharpe ratio अपने ना फॉर्मूला में नहीं लिखा ना अभी, वो लिखते पहले, इसको कंप्लीट कर दो आप। चलो Sharpe ratio फॉर A एंड B, इसको कैलकुलेट कर दो आप। फिर आप रैंक देना हो तो सेपरेटली यहाँ पे रैंक फर्स्ट किसको देंगे इस बार? बी को, और सेकंड रैंक विल बी गिवन टू ए। एंड ब्रैकेट में लिख सकते हैं हायर इज बेटर। डन। ये ना शार्प रेशियो का फॉर्मूला, आप वो जो फॉर्मूला सीट है वहां लिख लो, मतलब जो पहला पेज है ना वहां लिख लो सिर्फ। डन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखो जो आपको सॉल्व करना है। एग्जांपल evaluate following portfolios, evaluate following portfolios based on
CV and Sharpe ratio. एक्चुअली ना ये अपने वो बोला ना कि चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग दैट डिटेल दैट बेस्ड ऑन CV एंड शार्प रेशियो. बाकी तो ऑब्वियस है, अगर RF होगा तो शार्प रेशियो, नहीं होगा तो CV. क्लियर है? खैर इस बार दोनों से करना है आपको. मान लो यहाँ पे आपको कुछ पोर्टफोलियो का इंफॉर्मेशन दिया है, अब बनाओ मतलब एग्जांपल लिखिए, ये आप 7 कॉलम का टेबल चाहिए, पर्टिकुलर P1 P2 अप टू P6. Okay, expected return and SD 24, 8, 17, 8, 22, 8, 30 and 12. अब ना यहाँ पे ही इसके पैरेलल सॉल्यूशन, और पहले है ना यहाँ पे CV कैलकुलेट कर दो 1 by 1 और उसके नीचे उसका रैंकिंग दे दो, और फिर उसके बाद नीचे कैलकुलेट कर देना शार्प रेशियो, और फिर अकॉर्डिंग टू शार्प रेशियो इसका रैंकिंग दे दो. एक एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये दोनों का रैंकिंग सेम आएगा कि अलग अलग आ सकता है? आ ही सकता है ना, कंसेप्ट अलग है. अभी अपने उल्टा ही था, ठीक है, अभी जो एग्जांपल किया ना उसमें रिवर्स था. चलो करो एक बार सॉल्यूशन. RF लिखो ना, RF इज इक्वल टू 5%. RF is useful for sharp ratio calculation. RF is equal to 5%.
रैंकिंग किसके हिसाब से, दोनों में आ रहा सेम। चलो आप बताओ फटाफट, सीवी बताओ। फर्स्ट P1 का सीवी क्या आ रहा था? 33.33। सेकंड 47.6। यहाँ पे 36 पॉइंट, देन 40, 37.5, 30.25। ओके, रैंकिंग में क्या होगा? लोएस्ट प्रेफरेबल होगा ना। तो लोएस्ट कहाँ दिख रहा है? पहला सबसे, ये रैंक 1, देन सेकंड रैंक यस P1, देन 3, ओके, और रैंक 6 आएगा। अब है ना, मतलब कभी कभी ऐसा लग सकता है, बट इसके मार्क्स मिलते हैं। हाँ, ये जो करा ना सीवी देव आस्क फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। अब पूछे नहीं पूछे पता नहीं, ये 4-5 ना। रियलिटी में मैं आप पास पेपर उठा के देख लो, सीवी ऑन शार्प रेशियो के 8-8 मार्क्स के सम आए हुए, क्लियर है? नहीं, इस रिटर्न और ये एसडी देख के रखा है। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट सीवी 4 है, उसका 1-1 मार्क्स, एंड शार्प रेशियो 4 कैलकुलेट करना है और रैंक देना है, ठीक है। आ सकता है ना 8 मार्क्स में, क्या प्रॉब्लम है अपने को? एमसीक्यू में। चलो बताओ शार्प, मतलब ये ऐसा थोड़ी ना है वो आपके सेगमेंट रिपोर्टिंग जैसा नहीं कि सब निकाल के बोलो रैंक दो और 1 मार्क्स दे रहे हैं। अभी हुआ ना CFR में, वो 8 मार्क्स का सम 1 मार्क्स में है, वैसा थोड़ी हो सकता है, ठीक है। वो तो एक आध बार गलती हो गई। चलो बोलो शार्प रेशियो आप बताओ फटाफट। 2.375, 1.5, 2.12, 083, 11, फाइनल 64। रैंक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सेम रैंक है ना, ऐसा ही कुछ था, सेम है, ठीक है। तो अपने प्रोवाइड इस बार कोइंसिडेंटली सेम है, बट वो अलग हो सकता है। डन। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दी सीवी को कंप्लीट कर लिया है। इसका बड़े सम में प्रॉपर क्या यूज होगा वो देखेंगे, बट टर्म क्लियर है आपके साथ, ठीक है। शार्प रेशियो यूज नहीं होगा कोई बड़े सम में, बट फिर भी ये थोड़ा साइड डिस्कशन था। एज सच इट इज कवर्ड इन मिसलेनियस टॉपिक, बट यहाँ पे कनेक्टेड था। सीवी वर्सेस शार्प रेशियो का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट था एसडी एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, सेकंड क्या था? इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिटर्न, क्लियर है। थर्ड हेडिंग नंबर 3, बेसिक पार्ट में हेडिंग नंबर 3 लिखना ऑल अबाउट COV, that is covariance and correlation. All about COV, that is covariance and correlation. अब ना, अब ध्यान से सुनना, कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है पूरे के पूरे डिस्कशन में। हम लोग ना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो जो वेरिएंस है, वेरिएंस दैट इज इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ एसडी, ठीक है। पहले वेरिएंस निकलता है और फिर आपका क्या निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। इन अ सेम मैनर इफ यू वांट टू कैलकुलेट कोरिलेशन, ठीक है, अगर आपको ये कैलकुलेट करना है ना, तो उससे पहले का स्टेप क्या है? कोवेरिएंस। कोवेरिएंस पहले निकलेगा और उसके बाद आपका कोरिलेशन पहुंचेंगे अपने, ठीक है। दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है। जो टर्म है ना कोरिलेशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोवेरिएंस, बट वो प्रोसेस में, जैसे एसडी और वेरिएंस में इंपॉर्टेंट क्या है? एसडी, बट एसडी आप वेरिएंस के बिना नहीं निकाल सकते, पहले वेरिएंस से निकलेगा। इन अ सेम मैनर पहले कोवेरिएंस निकलेगा और उसके बाद एक स्टेप करके आपको क्या निकालना है? कोरिलेशन।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट करना है, उसका अलग सिस्टम है, बट ये प्रोसेस है उसका, क्लियर है। सो अभी जो डिस्कशन है दैट इज नॉट अबाउट कोवेरिएंस, वो अपने बाद में करेंगे। अभी जो फोकस चल रहा है दैट इज ऑफ कोरिलेशन। कल आपने जब पहली बार बोला ना कोरिलेशन, तो इंट्यूशन वाइज आपने कुछ चीजें बोली थी, क्लियर है, कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है दैट मींस मान लो दो वेरिएबल है, नेक्स्ट 15-20 मिनट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन मैं वापस से बोल दूं, कोरिलेशन का थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जैक्ट मीनिंग, और एग्जाम वाइज साइड करो बट वैल्यू क्रिएट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब भी मैं कोरिलेशन वर्ड बोलूं तो आप ये तो बोलोगे ना कि हाँ दो वेरिएबल्स है, चाहे वो दो स्टॉक हो, दो पोर्टफोलियो, दो असेट्स हो, अगर वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उन दोनों में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं दैट मींस नेगेटिव कोरिलेशन। और एग्जांपल ये था कि अगर गोल्ड और सेंसेक्स देखे तो नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन ना। फिर आपने मेहनत जो किया एग्जाम और आपके मार्क्स, उसमें क्या कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी तो हुआ ना इंस्टीट्यूट का मूड वर्सेस ठीक है, ऐसा हो गया ना अभी तो, इंस्टीट्यूट का मूड वर्सेस मार्क्स, ठीक है, उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर उनका मूड अच्छा तो आपके मार्क्स अच्छे। कैन वी कैन से दैट, मतलब ये एक सॉफ्ट मीनिंग हुआ कोरिलेशन का जो मोर और लेस सबको पता होता है, ठीक है। मतलब किसी को भी कोरिलेशन बोले कि भाई आप दो लाइन बोलो कोरिलेशन पे, तो आप इतना तो बोल पाओगे, ठीक है, एग्जांपल देके कि भाई अगर दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में करते तो नेगेटिव। ओके, मान लो एक स्टॉक ए है और स्टॉक बी है, आई एम सेइंग दैट कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन 0.8 है, और कल अपने ये डिस्कस हुआ था कि कोरिलेशन का रेंज है -1 to 1, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन 8 है। तो कैन वी से दैट कि ए अगर पॉजिटिव 8 है, पॉजिटिव 0.8, दैट मींस ए अगर 1% से बढ़ा तो बी कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, 0.8%। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि दोनों स्टॉक में अगर कोरिलेशन 0.8 है, क्लियर है, कोरिलेशन क्या है 0.8, दैट मींस कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं इट इज कंफर्म, ठीक है। तो अगर ए 1% से बढ़ा, क्योंकि उस बी के साथ उसका कोरिलेशन 0.8 है, तो बी कितने से बढ़ेगा, 0.8 से। कितने लोग को ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? डिपेंडेंट थोड़ी है, सिर्फ रिलेशन है। कोरिलेशन का ये मीनिंग नहीं होता है दैट अगर दोनों के बीच में 0.8 का कोरिलेशन है तो एक 1% से बढ़ा तो दूसरा 0.8 से बढ़ेगा। इसके अलावा क्या इंटरप्रिटेशन है कोरिलेशन का? ये मतलब कितने लोगों को ये ऑफेंडिंग स्टेटमेंट लग रहा है दैट इफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.8, इट मींस अगर एक वेरिएबल 1% से बढ़ा तो दूसरा 0.8 से बढ़ेगा। इंटरप्रेट तो सर वही है, इंटरप्रिटेशन वही है सर, इंटरप्रिटेशन वही है, लेकिन ऐसा बैट मार के नहीं कह सकते अपने कि ये 1.8 से ही बढ़ेगा। एवरेज में चलो ना, एवरेज आउट में 0.8 से बढ़ेगा। हाँ, इंटरप्रिटेशन कोरिलेशन का ये एक्चुअली ना आप लोग अभी बोल नहीं है इंट्यूशन वाइज, बट ये अंडरस्टैंडिंग ही होता है अपने में कि व्हेन कोरिलेशन इज 0.8 मतलब एक से बढ़ेगा तो ऑन एन एवरेज दूसरा 0.8 से बढ़ेगा, क्लियर है। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग है ना, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन, -1 to 1, दैट मींस ऐसा दुनिया में कोई दो वेरिएबल ही नहीं है कि एक 1% से बढ़े दूसरा 8 से बढ़े। इज इट पॉसिबल? बढ़ सकता है, दुनिया में ऐसे वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे एक स्टॉक है जिसका बीटा 5 है, तो अपने बचपन में सिखाया था ना इंटर में कि आपके स्टॉक का बीटा 5 है, दैट मींस मार्केट 1% से बढ़ेगा तो आपका 5% से बढ़ेगा। क्या बीटा 8 हो सकता है? हो सकता है। तो मार्केट अगर 1 से बढ़ा तो आपका 8 से बढ़ेगा। अगर आप कोरिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करने लगे दैट इफ कोरिलेशन इज 0.8 दैट मींस एक वेरिएबल 1% बढ़ेगा तो दूसरा 0.8 बढ़ेगा, तो एक बढ़े दूसरा 1 से ज्यादा बढ़े, वैसा पॉसिबिलिटी को बंद कर रहे हैं अपने, बिकॉज कोरिलेशन का रेंज तो -1 to 1 है। और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल है, एक 1% से बढ़ता है, दूसरा 5 से बढ़ता है, दूसरा 10 से बढ़ता है, इट इज पॉसिबल। तो कोरिलेशन का ये मीनिंग नहीं है कि अगर दोनों वेरिएबल में 0.8 है कि एक से बढ़ेगा तो दूसरा 0.8 से बढ़ेगा। एकदम बच्चों वाला अंडरस्टैंडिंग है ये, क्लियर है। और इवन तो अपने को यही पता होता है। अपन एक डायलॉग आएगा जो आधे घंटे बाद समझ आएगा। कोरिलेशन का मीनिंग क्या है? इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। डायलॉग ये मैं बोलूं आधे घंटे बाद पता चलेगा, ठीक है, वो हाफ एन आवर का डिस्कशन है, बट टाइम बीइंग आप समझ लो, इट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल
ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0.8 है मतलब एक एक से बड़ा तो दूसरा 0.8 से बढ़ेगा। अब ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, ये याद रखना डायलॉग वो काम आएगा। मान लो मेरे पास दो डेटा है ए और बी, ए का रिटर्न 10 था, इसका 20 था, फिर इसका 14 हुआ, इसका 28 हुआ, ये 12 हुआ, ये 24 हुआ, फिर ये 15 हो गया और ये हो गया 30। ओके, अब ध्यान देना, ये यहां से कितना बड़ा है 4, ये कितना बड़ा है 8, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्लस हुआ 10 से वो 14 हुआ, पॉजिटिव मूवमेंट, और उस बी में भी क्या है पॉजिटिव मूवमेंट। ये क्या हुआ -2, -2 इज ओके, डाउन हुआ, तो ये भी क्या हुआ है डाउन हुआ, बट व्हाट -4। फिर ये 12 से कितना हुआ 15, तो क्या हुआ +3, तो ये भी बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है 6। फॉरगेट अबाउट एनी अदर डेटा, दोनों ना सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इट इज कंफर्म, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ये दिख रहा है आपको। तो एक चीज कंफर्म है कि ये दो वेरिएबल में पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, जब ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ रहा है, और जब ए गिर रहा है तो बी भी गिर रहा है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इससे एक चीज डिफाइन हो गई कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब, वैसे टोटल कोरिलेशन का रेंज ये होता है -1 to 1, बट पॉजिटिव कोरिलेशन है मींस इसका रेंज हो गया 0 to 1। माइनस वाला बात हम खत्म कर चुके, बिकॉज नेगेटिवली वो बिहेव नहीं कर रहे, सेम डायरेक्शन में बिहेव कर रहे। अब 0 to 1 में इनका कोरिलेशन क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, सुनना ध्यान से, कि इनका जो चेंज होने का रेट है, आप देखो ध्यान से, ए कितने परसेंटेज से चेंज हुआ 4, बी कितने से हुआ 8, तो रेट ऑफ चेंज कैन वी से दैट 8/4 में करूं तो ये कितना है 2%। 2% है ना। पहली बार जब एक ए जो है वो 1% से चेंज हुआ, तो बी कितने से चेंज हुआ 2% से। इसको अपने बचपन में स्लोप कहते थे, स्लोप, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। आप इसको x कर दो, इसको और इसको y कर दे, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस नंबर 2% निकालना है ना, तो स्लोप का फॉर्मूला ये है, देखो y2 - y1 और x2 - x1, ये x है और ये y है, इसको आप 1 और इसको 2 नोट कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर y2 28 ही है ना, 28 में से 20 हटाओ तो y2 - y1 होल डिवाइडेड बाय 14 में से 10 हटाओ, 14 - 10, तो ये कितना आया 8, जो मैंने यहाँ पे लिखा था, क्लियर, अपने सीधा लिख लिया, और ये कितना था 4 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कहते हो क्या स्लोप, इसको अपने स्लोप कहते हैं, ठीक है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ओके। तो ये जो दो वेरिएबल है उसका स्लोप क्या है 2%, क्लियर है। दूसरी बार देखो ध्यान से, तो वो 14 से कहां ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है 14 to 12, मींस वो कहां जा रहा है -2%, और वो 28 से कहां ट्रैवल कर रहा है 24। इस बार मैं लिखूं तो कैन वी राइट -4 अपॉन -2, दोनों में चेंज है ना y2, अब इस बार ये y2 हो गया है और ये क्या हो गया y1, तो उन दोनों का स्लोप 4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस कट हो जाएगा, अगेन दैट इज व्हाट 2%, ठीक है, दैट इज 2%। इन अ सेम मैनर थर्ड टाइम देखो, इन दोनों में चेंज कितना आया 6 और उसमें कितना आया है 3, तो ये भी क्या आ रहा है 2%। देखो ध्यान से एक बार, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से नेचर का ये कोरिलेशन है, पॉजिटिव की नेगेटिव, वो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों वेरिएबल जब चेंज होते हैं ना, अगर उनमें चेंज होने का रेट, जिसको क्या कहते हैं स्लोप, अगर वो कांस्टेंट है, कि एक अगर 1 से बढ़ता है तो दूसरा 2 से बढ़ता है, क्या हर बार 2 से बढ़ता है, इफ आंसर इज यस, देन वी कैन से दैट इन दोनों वेरिएबल में पॉजिटिव, और वी कैन से परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। इट इज व्हाट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चीज और समझना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए स्लोप का 2 होना कंपलसरी नहीं है, स्लोप का कांस्टेंट होना कंपलसरी है। अगर ये 5% से भी हर बार चेंज होंगे और हर बार 5% पकड़ लिया उन्होंने, देन कोरिलेशन विल बी व्हाट 1। मैं विदाउट कैलकुलेशन कह सकता हूं कि ये डेटा का जब कोरिलेशन निकालेंगे ना, तो इट विल बी 1, एब्सोल्युटली 1, ठीक है, वो एब्सोल्यूट क्या आएगा 1। अब वो डायलॉग याद करो, क्या बोला मैंने,
It shows strength of linear relationship between two variable. Linear relationship अपने वो डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, एक बार ध्यान देना. ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपने. मान लो अपने यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. ओके, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 and 30. अब ध्यान देना, ये एक बार ध्यान देना, ये 10 and 20, ये डॉट कहाँ आपको देखेगा, ये रहा 10 और ये रहा 20, यहाँ पे आ जाए ना डॉट. ठीक है, इसको y अपने मान लो, इसको x मान ले अपने. ठीक है, तो ये 10 है और ये कहाँ है 20. फिर दूसरा क्या था 14 and 28, तो ये 14 है और 28 मोरोलेस यहाँ पे आएगा 30 से थोड़ा नीचे. क्लियर है ये डॉट. फिर दूसरा क्या था 12 और 24, तो 12 यहाँ पे और 24 मोरोलेस यहाँ पे आएगा कहीं पे. क्लियर है. फिर लास्ट वाला टर्म क्या था 15 एंड 13, तो 15 आपका यहाँ पे और 30 यहाँ पे आएगा. अगर दो वेरिएबल मैं ग्राफ पे प्रेजेंट करूं, ठीक है, सारे डॉट, और फिर सारे डॉट को कनेक्ट करूं और वो एक ही लाइन में कनेक्ट हो जाए ना, एक ही लाइन में, इट मींस ये दो वेरिएबल में एब्सोल्यूट और वी कैन से परफेक्ट कोरिलेशन है. तभी वो डायलॉग था कि इट शोज व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. कि क्या एक लाइन ड्रॉ करने पे सारे पॉइंट आ जाएंगे, इफ आ जाएंगे ना तो उनमें परफेक्ट कोरिलेशन है. क्लियर है. तो इस डेटा को अपने विदाउट एनी कैलकुलेशन कह सकते हैं. एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन था, दैट इज कंफर्म, और क्योंकि स्लोप कांस्टेंट था तभी मैं बोल पा रहा हूं कि इन दोनों में परफेक्ट कोरिलेशन है. कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला. और वापस से बोल रहा हूं, स्लोप का 2 होना मैटर नहीं करता, स्लोप का कांस्टेंट होना मैटर करता है. अगर ये 5, 5, 5 से चेंज होगा ना तो भी सारे जो पॉइंट है एक ही लाइन में ड्रॉ हो जाएंगे. क्लियर है. अब इंटरप्रिटेशन सुनो ध्यान से. इफ यू आर सेइंग दैट कोरिलेशन इज 1, अगर आप कोई ऐसा बता देता है कि ये दो वेरिएबल में कोरिलेशन 1 है, तो ऐसा आंसर नहीं है कि एक से चेंज होगा तो दूसरा एक से चेंज होगा. अगर दो वेरिएबल में कोरिलेशन 1 है तो एक अगर एक से चेंज होगा ना तो दूसरा स्लोप से चेंज होगा. ठीक है, स्लोप 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है. क्लियर है. आप ये लैंग्वेज नहीं होना चाहिए कि कोरिलेशन 1 है तो एक से चेंज होगा तो दूसरा भी एक से होगा. दूसरा कितने से होगा, स्लोप से होगा. क्योंकि कोरिलेशन 1 है तो हर बार कह सकते हैं कि स्लोप से ही चेंज होगा, कि हर बार कितने से चेंज होगा, स्लोप से. डन ना. अगर मैं इसी डेटा को मान लो ये 27 की जगह 28 की जगह में 27 कर दूं 27, तो अब ये डेटा ना, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है अभी भी. देखो पॉजिटिव क्यों, एक बार इसको हटा देते हैं सबको, ध्यान देना. मैंने ना 28 की जगह सिर्फ 27 किया है, बाकी सब चीजों को एज इट इज रखा है. क्लियर है. तो पहले ना नेचर ऑफ कोरिलेशन अगर जानना हो मुझे तो ध्यान देना आप लोग. कैन वी से दैट कि इन दोनों बीच में अभी भी क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है. क्यों, क्योंकि वो 10 से आपने 10 से कहां पहुंच गए 14, तो वो कहां पहुंच गया 20 से 27, सेम डायरेक्शन में. फिर वो 14 से 12 आया तो वो भी कम हुआ. फिर वो 14 से 15 आया बढ़ा तो वो भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. तो डायरेक्शन मोर और लेस वो हर बार मैच कर रहे हैं. बट इस बार इन दो वेरिएबल में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज स्लोप कांस्टेंट नहीं है. एक बार स्लोप निकालना हो तो ध्यान देना, ये क्या है 4 और ये क्या है 7, तो 7 डिवाइडेड बाय 4 बताओ 1.75. फिर ये क्या है 2 और ये सेम डायरेक्शन में है ना, तो वो माइनस के सिंबल को जाने दो. बट 27 से कहां आए अपने 24, तो कैन वी से दैट 3 डिवाइडेड बाय 2, वैसे माइनस माइनस है दोनों, बट 3 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 1.5. फिर ये 12 से 15 तो ये कितना 3, ये 24 से 36, 6 डिवाइडेड बाय 3 तो ये क्या आया 2. तो इस बार आपका स्लोप क्या है, कांस्टेंट नहीं है. तो विदाउट कैलकुलेशन आप जब इसको कैलकुलेट करने जाओगे ना तो आंसर 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा. ठीक है. अब है ना पॉजिटिव कोरिलेशन का रेंज 0 से लेके 1 तक रहता है. क्लियर है. तो एक और चीज समझना ध्यान से, स्लोप सेम नहीं है वो मान लिया मैंने, बट फिर भी ना आसपास है 1.75, 1.5 एंड 2 नियर डियर है. ठीक है. तो इसका आंसर अपने विदाउट कैलकुलेशन कह सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है, बट एब्सोल्यूट पॉजिटिव नहीं है. इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है अराउंड 0.9. मतलब जब मैं ये सारे डॉट ये दोनों को जब ये डायग्रामिक प्रेजेंटेशन करेंगे ना अपने, तो शायद एक लाइन ड्रॉ करें ना
तो एक लाइन पे सारे पॉइंट नहीं आएंगे, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, मतलब लाइन के आसपास रहने का वो ट्राई करेंगे, बिकॉज स्लोप कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होता तो क्या एक ही लाइन पे सारे आ जाते, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होंगे, वो लाइन के आसपास ही होंगे, क्योंकि स्लोप अभी भी नियर डियर है, एक 2 है, एक 1.5 है, एक 1.75 है। क्लियर, अपने वो डायग्रामिक प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, बट आई होप वो जो फील है वो कन्वे हो रहा है। अभी भी ऐसा नहीं है कि एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक लाइन के आसपास होंगे, हाँ एक लाइन पे नहीं होंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अब ये दो डेटा में परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अभी भी है। क्लियर है। अब मान लो इसको एकदम ही बिगाड़ देते हैं अपने, ये 14 की जगह अब मैंने यहाँ पे लेना स्टार्ट किया 30, ठीक है 30%, फिर ये डाउन आया तो ये भी डाउन आया, बट लेट्स एज्यूम दैट कि डाउन करके मैंने इसको 5% कर दिया। क्लियर है। फिर ये 12 से 15 बढ़ा तो मैंने इसको बढ़ाया और बढ़ा के मैंने कर दिया 45%। अब एक बार ध्यान देना आप लोग यहाँ पे, अभी भी डायरेक्शन वाइज ध्यान देना, डायरेक्शन वाइज कैन वी से दैट कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, डायरेक्शन वाइज स्टिल पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो मेंटेन कर रहे हैं, वो 10 से 14 हुआ तो 20 से 30 हुआ बढ़ा, फिर 14 से 12 डाउन तो वो 30 से 5 आ गया, फिर वो 12 से 15 तो वो 5 से 45 हो गया। एक बार आप स्लोप देखो, इन दोनों में चेंज कितना आया 10, और यहाँ पे चेंज कितना था 4, बोलो स्लोप कितना है 2.5%। ये यहां से डाउन कितना हुआ 25, यहाँ पे कितना डाउन हुआ 2, मैं सिंबल को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है माइनस हुआ है वैसे, 30 से 5 मतलब 25 नेगेटिव, और वो 14 से 12 तो वो भी 2 भी नेगेटिव, तो ये कितना आ रहा है 12.5। फिर ये 5 से 45 थे कितना बढ़ गया 40, और ये 12 से 15 3 13.33। इस बार जब मैं ये डायग्रामिक प्रेजेंटेशन करूंगा ना, तो देखो पहले सारे लाइन पे आ रहे थे एक ही लाइन पे, फिर क्या हुआ कि लाइन के आसपास फॉल हो रहे थे। अब जब मैं ड्रॉ करूंगा ना तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, शायद एक यहाँ होगा, तो अब है ना इन दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है बट लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब याद करो अपने ना वैसे ऐसा कोई रेंज नहीं होता है, बट फिर भी ऐसा सिखाया जाता है कि 0 से लेके अगर 50 तक है, 0.50 तक, तो इसको लो कोरिलेशन कहते हैं। फिर है ना 0.8 या 0.9 तक आ जाए तो उसको क्या कहते हैं अपने स्ट्रॉन्ग, और 1 आ जाए देन इट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये जो है इस बार जो है ना वो 0.5 के आसपास रहेगा, ठीक है, क्योंकि है ना ज्यादातर स्लोप में कुछ कॉन्स्टेंटनेस नहीं है, 2.5 है, 12.5 है और 13.33 है, ये दोनों अभी भी पास में है, बट ये बहुत ज्यादा दूर चला गया। क्लियर है। तो अगेन वो अब ट्राई करो, आप वो लाइन याद करो क्या था, इट कोरिलेशन शो स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। आपके जो वेरिएबल्स है वो एक लाइन में फॉल होंगे कि नहीं, अगर फॉल हो रहे हैं तो परफेक्ट, क्या वो ट्राई कर रहे हैं फॉल होने का, अब इफ आंसर इज यस तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, वो ट्राई नहीं कर रहे, बहुत वेवर्ड है यहाँ वहां, देन लो कोरिलेशन है। क्लियर है। तो ये चेंज नहीं होगा, वो चेंज तो किससे होगा, स्लोप से ही होगा। क्लियर है। अब ये पॉजिटिव था, अगर मैं यही चीज को इनवर्स डायरेक्शन में बताता तो वो क्या हो जाता, नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब 1% से बढ़ रहा है, दूसरा 5% से डाउन हो रहा है, हर बार 5% से डाउन हो रहा है तो इट इज कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हर बार 5 से नहीं हो रहा है, मान लो एक कभी 4 से हो रहा है, कभी 3 से हो रहा है, तो इट्स व्हाट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है। तो अगर फाइनल कंक्लूड करना हो ना, फाइनल कंक्लूड करना हो और फाइनल डिस्कशन पॉइंट बताना हो, यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि वेरिएबल ए और बी में कोरिलेशन 0.8 है, ठीक है 0.8 है, और ए और बी का जो स्लोप है, आई होप स्लोप अभी समझ आ रहा है आपको, वो 5% है। क्लियर है, वो क्या है 5%। दैट मीन्स मान लो इसमें एक होता कोरिलेशन, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन एक होता, एब्सोल्यूट कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन, तो अपने ये कहते हैं ना कि ए जब 1% से चेंज होगा तो बी कितने से होगा 5, और आपको कितना कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है कि एक से वो 5 से ही चेंज होगा। क्यों 100% कॉन्फिडेंस है, बिकॉज दोनों के बीच में कोरिलेशन 1 है। अगर कोरिलेशन को 1 की जगह 0.8 बोलो ना, तो अब मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि ए अगर 1% से चेंज होगा तो बी 5 से होगा, जिसमें मेरे को सिर्फ 80% कॉन्फिडेंस है, बिकॉज दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है 0.8। क्लियर है ना। जब कोरिलेशन 1 है देन यू हैव 100% कॉन्फिडेंस कि हाँ 5 से ही होगा, आप कोई भी डेटा देख लो। जब आपका 0.8 है तो अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन आया, ठीक है। तो कोरिलेशन एग्जैक्टली ये होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप।
देन पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों चीजें सेम ही, क्लियर है ना? चलो लिखना आप लोग मेरे साथ, कोई डाउट हो तो बोलो और फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूँ अगर कोई डाउट आ रहा है। क्लियर? अपने ना नेक्स्ट मतलब जब अपने आगे डिस्कशन में आएगा तब है ना ऐसे डेटा रख के अपने ये जो डेटा था पहला वाला डेटा जो रखा था, ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला था, कोरिलेशन 1 है, किसको देख के बोला था, स्लोप इज इक्वल टू 1। तो जब कोरिलेशन का एक्चुअल फॉर्मूला डिस्कस होगा देन विल प्रोवाइड दैट डेटा, ठीक है, फिर विदाउट कैलकुलेशन हम लिख लेंगे कि इसका 1 आने वाला है और फिर कैलकुलेट करके देखोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अभी भी आ जाना चाहिए कॉन्फिडेंस, तो ऐसा नहीं है। चलो लिखो आप लोग, अगर कोई डाउट नहीं है तो लिखना आप लोग। अब है ना सेंटर ऑफ द पेज लिख लो मीनिंग और उसमें 2 एरो निकाल देना। अपने हेडिंग दिया है क्या, ऑल अबाउट कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। तो आप नेक्स्ट सेंटर ऑफ द पेज में लिखना मीनिंग ऑफ कोरिलेशन और उसमें 2 एरो, एक अपना वाला मीनिंग दैट इज सॉफ्ट मीनिंग और दूसरा टेक्निकल मीनिंग। किसी ने पूछा डाउट? चलो लिखना आप लोग, सॉफ्ट मीनिंग में लिखना पॉजिटिव, जो अपने समझ में आ रहा था सॉफ्ट मीनिंग का मतलब ये था, पॉजिटिव कोरिलेशन मींस हायर वैल्यू ऑफ एक्स, ये सॉफ्ट मीनिंग के अंडर में लिखना है। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस हायर वैल्यू ऑफ एक्स एसोसिएट विथ हायर वैल्यू ऑफ वाई। And lower value of x associate with lower value of y. ये यहां पे लिखना था। अब टेक्निकल मीनिंग में क्या लिखोगे आप, वो डायलॉग, ठीक है। कोरिलेशन रिफर्स टू strength of linear relationship between two variable. Correlation refers to strength of linear relationship between two variable. ओके, नेक्स्ट ये ड्रॉ करना मेरे साथ सब लोग। एक ही लाइन पे सारे प्लॉट, ठीक है, एक ही लाइन पे सारे डॉट आ जाए। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन का जो नोटेशन है ना वो है आर, ठीक है, कोरिलेशन का जो नोटेशन होता है वो आर, आर इज इक्वल टू व्हाट, 1। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखना आप लोग, नेक्स्ट ड्रॉ करो और एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसके आसपास सारे पॉइंट लिख लो, बहुत नियर डियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। R इज इक्वल टू 0.9।
अगेन 0.9 ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कहा जाता है कि 0.9 के आसपास है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है दोनों के बीच में। फिर एक और ड्रॉ करना आप, और सारे ना वेवर्ड पॉइंट, मतलब एक लाइन में आना नहीं चाहिए और दूर दूर होने चाहिए, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ये, लो पॉजिटिव कोरिलेशन। R इज इक्वल टू 0.2। अगेन अपने रफली लिख रहे हैं, 0.3 को भी लो कोरिलेशन ही बोलते हैं। 0.5 से नीचे आया ना, दैट मीन्स लो कोरिलेशन है। ओके, ये सब है ना पॉजिटिव वाले लिखवा है। अब नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान देना, ये जैसे अपवर्ड स्लोपिंग था ना 45 डिग्री, नेगेटिव कोरिलेशन में अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो एक अगर जैसे यहाँ पे अपने ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री, क्लियर है। जैसे देखो ये ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो इस तरीके से प्लॉटिंग होगा कि ये वैल्यू बढ़ रही है बट ये वैल्यू क्या हो रही है, डाउन, क्योंकि दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। जब अपने अपवर्ड स्लोपिंग करते हैं ना तो ये भी बढ़ रहा है और पैरेलली ये भी चीजें बढ़ रही है। तो आप लिखना नेक्स्ट जो फोर्थ वाला ड्रॉ होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपने अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री और यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैक्स में आ गया ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर ही लगेगा। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन R इज इक्वल टू -1। फिर सेम मैनर में यही ग्राफ में डाउनवर्ड स्लोपिंग बट चीजें थोड़ी आसपास, ठीक है, मतलब एक ही लाइन पे नहीं, आसपास प्लॉट हो जाएगा। तो क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। और लास्ट जो है अगेन डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है पर लाइन के आसपास भी नहीं है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा। बट एक्चुअली ना इसमें और इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा ग्राफ में, बट एक्चुअली है क्या कि ये जब अपने प्लॉट कर रहे थे ना तो अपवर्ड स्लोपिंग प्लॉट कर रहे थे, बट जब लाइन ड्रॉ किया तो बहुत दूर दूर थे। ये जो अपने बात कर रहे हैं ना अभी, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग प्लॉट हो रहा है बट लाइन के दूर दूर, बहुत ज्यादा दूर दूर है। बट नेट नेट में दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन का है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लो नेगेटिव कोरिलेशन R इज इक्वल टू -0.2। R इज इक्वल टू लिख लो, R इज इक्वल टू -0.9। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन में क्या आएगा, R इज इक्वल टू -0.9। आई होप ये और इसमें आपको ग्राफ देख के कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, क्लियर है। उसमें दोनों में पॉजिटिव है लो और उसमें दोनों में नेगेटिव है लो, क्लियर है। एक और इसका प्रेजेंटेशन होता है बट वो खैर काम का नहीं है तो अपने अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। कौन सा वाला, ये वाला? फर्स्ट नंबर लेके यहाँ पे जब मैंने ये पहला वाला नंबर लेके ड्रॉ किया था, कर देते हैं।
मान लो ए और बी, मैं थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, मान लो ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है और ये 10 है, ये 5 है तो ये 25 है, ये 4 है तो ये 20 है। इन दोनों में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, होगा ना, क्योंकि देखो ये 1 से बढ़ रहा है तो कितने से चेंज हो रहा है 5, ये 3 से हुआ तो ये 15 से हुआ, सेम डायरेक्शन में, और ये 1 से कम हुआ तो ये 5 से कम हुआ, सेम डायरेक्शन ना। तो इन दोनों में स्लोप क्या चल रहा है 5, इसको देख के 5 नहीं बोल रहा हूँ, वो चेंज को देख के बोल रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देखो ये इसमें कहाँ कितना चेंज आया 5, इसमें कितना चेंज आया 1, इसमें कितना चेंज आया 15, इसमें कितना चेंज आया 3, इसमें 5 का चेंज आया और इसमें 1 चेंज आया। तो इन दोनों का स्लोप क्या बनता है 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 डिवाइडेड बाय 1 5। ये स्लोप कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से इन दोनों में परफेक्ट कोरिलेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देख के पता चलेगा। अब मैं इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये ऐसे रख दिया। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपने 5 10 15 20 25 और 30। चलो ये जो है इसको मेरे को यहाँ ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ये 1 है और ये क्या है 5, तो यहाँ पे डॉट प्लॉट होगा ना, यहाँ पे ये 1 था, ये ए जो है मान लो यहाँ पे रखा हुआ है और बी का डेटा आपने यहाँ पे रखा हुआ है। फिर दूसरा 2 था, ये 2 है तो यहाँ पे अपने 10 यहाँ पे प्लॉट होगा दूसरा वाला डेटा। फिर क्या था 5 और 25, 5 ये रहा और 25 ये रहा, तो कैन वी से दैट यहाँ पे कहीं पे प्लॉट होगा ये, डन। और फिर क्या था 4 एंड 20, 4 एंड 20, तो वो कहीं पे यहाँ पे प्लॉट होगा। क्लियर है, ये ना ग्राफ नहीं है, अदरवाइज अपने एक ही लाइन ड्रॉ करें ना सीधी तो सारे पॉइंट एक ही साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये तो क्या है कि अपने वो जगह यहाँ इस दोनों के बीच में जगह थोड़ा ऊपर नीचे छोड़ा होगा, क्योंकि ये एक लाइन में कनेक्ट हो सकते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज परफेक्टली कोरिलेटेड। क्लियर है, कनेक्ट हो ही जाएंगे, एक ही लाइन में कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज दोनों एक देखो ना यहाँ पे ये 1 5 है तो 2 कितने पे 10, 4 पे 20, तो ऑब्वियसली एक ही लाइन में कनेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है, अगर नहीं होते देन वी कैन से दैट कि उनमें परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर मान लो 3.1 है और एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा था, तो उस केस में वी कैन से दैट कि हाँ 4 में से 3 डॉट को एक ही लाइन में आ रहा है, एक थोड़ा आगे नीचे जा रहा है, तो स्टिल इन दोनों के बीच में क्या होगा परफेक्ट नहीं बट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। बट मान लो 4 में से एक यहाँ है और बाकी 3 यहाँ होंगे, तो है पॉजिटिव कोरिलेशन बट लो कोरिलेशन। ठीक है, और ये चेंज कितने से होंगे 5 से। और लास्ट वाला स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर इन दोनों के बीच में कोरिलेशन 0.7 है और स्लोप क्या है 5, तो अगर 1 होता ना तो अपने 100% कह पाते कि हर बार 5 से होगा। अब मैं 100% श्योर नहीं हूं, अब कितना श्योर हूं 70% श्योर। क्लियर है, चलो आगे लिखना आप लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, इसी कंटिन्यूटी में इसी में लिखना आगे, मतलब कोई नया हेडिंग नहीं लिखवा रहे, अपने हेडिंग नंबर 3 में है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन, एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो कल अपने बोल रहे थे ना कि मान लो आपका एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, ठीक है, जिसमें 10 स्टॉक ऑलरेडी है। क्लियर है, अब मैंने ये डिसाइड किया है कि इसमें मेरे को वो पता चला था कि एक स्टॉक में पैसा लगाना इससे बेटर है कि 2 में लगाए। क्यों 2 में लगाए, क्योंकि उसमें रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली आगे जाके अपने ऐसा प्रूव करने वाले हैं कि जितने स्टॉक आप बढ़ाते जाओगे ना उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता जाएगा। तो मान लो एक पोर्टफोलियो है आपका ऑलरेडी जिसमें 4-5 स्टॉक है, 10 नहीं 4-5 स्टॉक ऑलरेडी है, और आपको ये पता है कि भाई जितने ज्यादा स्टॉक होंगे ना उतना डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि 5 स्टॉक की जगह एक और स्टॉक को ऐड करना है। ठीक है, तो मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था, ध्यान देना, पोर्टफोलियो एक्स, जिसमें ऑलरेडी कितने स्टॉक है 5 स्टॉक है। अब मेरे को ये पता था कि जितने ज्यादा स्टॉक होंगे उतना डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो मुझे एक स्टॉक ऐड करना है और मैंने 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए, ए बी और सी। अब तीनों में से किसी एक को अपने ऐड करना चाह रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, और ऐड करने के बाद टोटल स्टॉक कितने हो जाएंगे 6। मैंने इसका रिटर्न निकाला कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो तीनों का आंसर आया 20 20 एंड 20। ठीक है, तीनों ने बोला कि ये जो स्टॉक है दे विल प्रोवाइड 20% रिटर्न। तो दूसरा कंपोनेंट क्या देखते हैं अपने, रिस्क, तो तीनों का आंसर आया कि 8% एचडी है। क्लियर है, तो इन दोनों में तो अपने इंडिफरेंस हो गए रिस्क और रिटर्न के साइड। एक और कंपोनेंट है
कि ये जो एग्जिस्टिंग मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें 5 स्टॉक ऑलरेडी है, उसके साथ ये तीनों स्टॉक का कोरिलेशन क्या है। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला कि एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है जिसमें कितने स्टॉक है, 5, कौन से नाम के होंगे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो 5 पोर्टफोलियो का जो अपने जो 5 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है उसके साथ ए का कोरिलेशन क्या, बी का क्या और सी का क्या अपने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है कि ए का कोरिलेशन 0.8 है, फिर इसका कोरिलेशन 0.2 है और सी का जो कोरिलेशन है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ वो है -0.9। आई होप ये मैसेज समझ आ रहा है कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ ए का कोरिलेशन कितना 0.8, बी का कितना 0.2 और सी का कितना -0.9। तो अगर मुझे चॉइस दिया जाएगा तो आई विल ऐड स्टॉक सी इन माय पोर्टफोलियो टू गेट मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन। जब आप अपने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक चूज करते हो ना कि कौन सा वाला ऐड करे, क्लियर, तो उसके लिए पहले कोरिलेशन निकालना इंपॉर्टेंट है कि जो नया ऐड कर रहे हैं, मान लो अपने आप पोर्टफोलियो मैनेजर हो तो ये तो ऑब्वियस है ना, ये रूटीन एक्टिविटी है कि एक स्टॉक को हटाएंगे दूसरा स्टॉक ऐड करेंगे, क्लियर है, ये रूटीन एक्टिविटी आपको जैसे लगता जाएगा। मान लो आपका, ये तो मैंने अलग एग्जांपल दिया, मान लो आपका 10 पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ठीक है, आप उसमें से एक को हटाना है। क्यों हटाना है? बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है ना उसमें फुलफिल नहीं होता है वो, तो उसको मैंने हटा दिया। अब 9 बच गए, बट अपना सिस्टम है कि अपने पोर्टफोलियो में 10 ही स्टॉक होते हैं, तो अब 9 स्टॉक में एक स्टॉक और ऐड करना है, तो मैंने 4-5 स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, तो किसी को भी उठा के नहीं रख दूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा कि बाकी के जो 9 स्टॉक है उसके साथ ये जो 4-5 स्टॉक अपने आइडेंटिफाई किए हैं सिलेक्शन में, उसका कोरिलेशन क्या बनता है एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ, और जिसका कोरिलेशन कम होगा उसी को प्रायोरिटी देंगे ऐड करने का, क्योंकि जितना कोरिलेशन कम होगा ना वो स्टॉक के साथ, उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का क्या मिलने वाला है, बेनिफिट। तो ये इंपॉर्टेंस है कोरिलेशन का। व्हाई समवन विल कैलकुलेट कोरिलेशन, तो ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होता है जब आप पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करते हो तो उसका कोरिलेशन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ निकालना पड़ता है, ठीक है, सो दैट यू कैन टेक अ कॉल कि भाई कहां पे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन। लिखना आप लोग, चलो इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन लिख लिया आपने, उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना आप, सपोज वी हैव एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो suppose we have existing portfolio of 5 stock, existing portfolio of 5 stock, now we want to add one out of 3 following stock, now we want to add one out of 3 following stock, फिर आप ना टेबल बना दो, उसमें लिख लो स्टॉक A, B and C, stock return, risk and correlation। एक्चुअली ना एक चीज आप देखो ध्यान से, एक्चुअली उसका रिटर्न भी देखा जाता है और रिस्क भी देखा जाता है, और उसके साथ साथ क्या देखा जाता है, कोरिलेशन। बट मैं तीनों चीज एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, ठीक है, मैंने उन दोनों को साइलेंट ही कर दिया है। अगर आप कंपैरिजन वाइज जाओ तो रिस्क और रिटर्न दोनों का सेम रखा हुआ है, तो फिर कोरिलेशन वाइज कौन सा बेटर रहेगा, स्टॉक सी। ये टेबल बना दो और फिर एक लाइन लिखना है, ये टेबल लिख लिया आपने। हाँ सी, अगर सी का चॉइस नहीं है देन विल ऐड बी। मैंने ना आप याद करो, मैंने ये आपको बोला हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट आपको 0.98 कोरिलेशन हो ना तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक स्टॉक ए है और बी है, इन दोनों का एक पोर्टफोलियो बनाते हो और आप इन दोनों के बीच में 0.98 कोरिलेशन है, तो दैट डजंट मीन कि
डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका रिस्क रिड्यूस नहीं होगा. रिस्क विल बी लेस देन वेटेज एवरेज, इट इज कंफर्म. एक स्टॉक की जगह आप 2 स्टॉक में लगाओ तो रिस्क विल बी व्हाट, लेस देन वेटेज एवरेज. वो कितना कम होगा वो कोरिलेशन पे डिपेंड है, ठीक है. और कोरिलेशन जितना कम होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा. तो इन 3 में से कोई चॉइस दिए जाए तो पहला वाला ऑप्शन रैंक देना हो तो किसको देंगे? सी को. अगर सी नहीं होता चॉइस में, मान लो ये है ही नहीं, तो फिर अपने बी को ऐड करते. बी भी नहीं होता तो ए को ऐड करते. ए को ऐड करने से भी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलना ही है, ठीक है. इवन दो कोरिलेशन इज व्हाट 0.8 क्या 0.99 पे मिलेगा. सिर्फ एक ही सिचुएशन में नहीं मिलेगा. कब? व्हेन कोरिलेशन इज एब्सोल्यूट 1. अगर कोरिलेशन एब्सोल्यूट 1 है देन रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज व्हाट, वेटेज एवरेज. क्लियर है? तो आई थिंक इस पे डाउट नहीं होना चाहिए आपको. आप इसमें ना नीचे लिखना सॉल्यूशन करके, ये टेबल बना दिया ना आपने, सॉल्यूशन करके लिखना. we should add stock C in existing portfolio. We should add stock C in existing portfolio because it has lower correlation. It has lower correlation with portfolio. Hence, it has lower correlation with portfolio. Hence, it offered maximum diversification benefit. Maximum diversification benefit. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम रिस्क रिडक्शन. है ना, मैक्सिमम रिस्क कम करना है, बट जितना ज्यादा कम हो जाए उतना बेटर है. तो इन तीनों में से अगर चॉइस है तो सी के साथ सबसे ज्यादा कम हो जाएगा. क्लियर है? अब है ना नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो थोड़ा लेंदी है और अपने पास टाइम नहीं है. ठीक है, वी आर कीपिंग अप टू दिस. हाँ बोल. आपने ऐसा बोला कि अपने डे टू डे एक्टिविटी है तो हम हर रोज थोड़ी इतना कैलकुलेट करने बैठेंगे. ये एक्सेल का काम है यार अपना. रियल लाइफ में ना डेटा बहुत इजीली अवेलेबल होता है अपने पास. आप इसमें चैलेंजिंग काम क्या है पता है? आप ये जो प्लॉट कर दिए ना, एक्चुअली जो आपके, अब मैं बहुत बार बोल भी चुका हूं कि आपके जो एकेडमिक्स में जो क्वेश्चन है ना, जो आपको दिया जाता है, रियल लाइफ में आपको बनाना होता है. आपको ये जो 20%, 8% इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, अगर आप ये देखो, ये आपको ना ये एंड प्रोडक्ट नहीं है. अपने भले एकेडमिक में ये आपके लिए एंड प्रोडक्ट है, रियल लाइफ में आपको ये ढूंढना है. और ढूंढने के लिए भी आप पेन पेपर लेके बैठोगे तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे. ठीक है, ऑटोमेटिक सिस्टम है. यू हैव टू प्रोवाइड डेटा. इनफैक्ट है ना, डेटा भी आपको प्रोवाइड नहीं करना होता है. वो सॉफ्टवेयर लिंक होता है कि मार्केट में ऊपर नीचे हुआ, प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो ऑटोमेटिक कैप्चर करके दे विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट रिटर्न एंड एसडी फॉर यू. क्लियर है? और एक और चीज है, रोज पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड नहीं होता है. ठीक है, मान लो कोई एक रीजन से आपके पोर्टफोलियो में यस बैंक था, मतलब बहुत पहले की बात है, और आपने ये डिसाइड किया कि अभी हटा देना यस बैंक को, तो ऑब्वियसली यस बैंक को बेच के जो पैसा आया वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे. आइडल थोड़ी रहेगा. ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आइडल नहीं रहता, इट इज कंफर्म. तो वो कहाँ ऐड करे ना, उसको चूज करने के लिए आप ये सारा टेक्निक यूज करोगे ऑब्वियसली. एंड अगेन वी कैन से दैट कि अपने अनफॉर्चुनेट कह सकते हैं कि फिर भी है ना, टच करके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को छोड़ देना पड़ेगा जितना अपना एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है. बाकी तो इस पे तो कोर्स है. ठीक है, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग और एक कोर्स बन चुका है ऑलरेडी. ठीक है, तो इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत डीप है, बट जितना आपके करिकुलम में है वो आपके कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए दैट इज मोर देन इनफ. क्लियर है? इवन दो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करते हो तो भी इतना इनफ है. फिर आपके हाथ में आया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम तो फिर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, डिटेल में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं. उसमें एक विंग होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का. क्या उसके लिए आप एलिजिबल हो? आंसर इज नो. ठीक है, उसके लिए अपने एलिजिबल नहीं है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट विंग में जाके आप काम नहीं कर पाओगे.
बट हाँ, अगर आपको कहीं और विंग में काम करना हो, वहां पे भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, तो उतना नॉलेज ये कोर्स प्रोवाइड करता है। यही कोर्स मीन्स इंडिया का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स है, इंक्लूडिंग सीए एंड सीएस। बाकी अगर आपको ज्यादा डिटेल में जाना हो तो सीएफए कर सकते हैं अपने, और वहां पे आपको ज्यादा आइडिया आ सकता है फाइनेंस का, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे जो डिटेलिंग में है ना, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, वो कैपबज है, और वी कैन से 70-80% डेरिवेटिव है, जो 70-80% चीजों को कवर कर देता है। 20-30% वहां पे भी छूट ही गई है, बट फिर भी 70-80% कवर्ड है, दैट इज गुड कवरेज। ठीक है, सेम कवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी सेम ही है। ठीक है, अपने है ना प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने यहाँ पे एग्जाम का लेवल थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो लोग है ना इतना मन से पढ़ते नहीं है। जैसे ये कोरिलेशन था, अपने स्किप करके आगे जा सकते थे, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे थ्रू आउट दी सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो लोग मन से नहीं पढ़ते। ठीक है, बोले मेरे को ऐसे बहुत डायलॉग भी आए हुए कि सर थोड़ा आगे फटाफट निकलो, इतना बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है। बट अगेन आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो वो बेटर ये वैल्यू क्रिएट करो। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो बोलो, बाकी आप यहाँ तक करते हैं। परफेक्ट है, आपने परफेक्ट लिखा। ठीक है, रिस्क कितना रिड्यूस, एक्चुअली ना मैंने मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया इसका, अपने कब से डायलॉग बोले जा रहे हैं। ठीक है, कि अगर आपके दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन नेगेटिव है, रिस्क रिड्यूस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपने उसका मैथमेटिकल प्रूफ दे देंगे कि हाँ अगर कोरिलेशन नेगेटिव है तो रिस्क रिड्यूस होता है।